बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। ओपी को मिली वाणिज्य कर, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी। चौधरी ने विभाग मिलते ही इंडिया टाउन न्यूज से की चर्चा, दिए सवालों के जवाब। आवास एवं पर्यावरण विभाग भी संभालेंगे पूर्व आईएएस चौधरी। टंकराम वर्मा को मिला खेल एवं युवा मंत्रालय, कहा खेल से लगता है डर। बैडमिंटन के हैं शौकीन, राजनीति में माहिर। मंत्री ने अधिकारियों को दी हिदायत, भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। राजस्व की भी मिली है जिम्मेदारी। राजनांदगांव के बूढ़ा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण अधूरा, 4 साल से नहीं बन पा रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद अभी जा रहा तालाब में नालियों का गंदा पानी। महापौर पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार मंत्रिमंडल की शपथ समारोह होने के बाद लंबे समय से चला रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने 11 मंत्री किए, जिसमें 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। विभाग के आवंटन के बाद पुलिस ग्राउंड हेलीपैड में इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने युवाओं के आइकन पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, जिन्हें साय सरकार ने वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की बड़ी जवाबदारी दी है, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल शपथ लेने के बाद काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ चुके हैं जिसमें अब विभाग का भी आवंटन हो चुका है। हमारे बीच जो वाणिज्य कर विभाग की बड़ी जवाबदारी मिलने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी ओपी चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको एक बड़ी जवाबदारी सरकार की ओर से मिली है। सर, कैसे देखते हैं आप एक बड़ी जवाबदारी है आपको? वित्तीय सुप्रबंधन की जिम्मेदारी निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो माफिया राज, जो भ्रष्टाचार फैला रखा था, प्रदेश को वित्तीय कुप्रबंधन से घेर रखा था, उससे मुक्ति दिलाएंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब अच्छा काम करते हैं। ने आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखा है, अब नेता बन के उनके जो जनहित में जो समस्या है उनको निराकरण करेंगे, तो कैसे देखते हैं बड़ी जवाबदारी है? जीएसटी को लेकर के क्या नया पहल करेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस ने वित्तीय प्रबंधन के सारे सेक्टर में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे माइनिंग हो, सब में माफिया राज, भ्रष्टाचार स्थापित करके वित्तीय कुप्रबंधन की पूरे देश भर में एक मिसाल कायम की थी। उससे हम छत्तीसगढ़ को आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुक्ति दिलाएंगे और वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने का एक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में सेट किया जाएगा। सर, लगातार जो यहाँ पे जो बात होती थी वो एक बड़ी जवाबदारी थी, और उस बड़ी जवाबदारी को लेकर के जो अब प्रशासनिक तौर पर जो जवाबदारी उन्होंने आह्वान किया है, अब उनको मंत्री के तौर पर वित्तीय विभाग, आवास और तमाम पर्यावरण विभाग की इसकी जवाबदारी दी गई है। तो उनको लेकर के जो प्रशासनिक जो राजनीतिक तौर पर जो पार्टी ने उसकी जवाबदारी दी है, उसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को हित में काम करने की पूरी बात कहा गया है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। कवर्धा में 2 साल पहले हुए झंडा कांड की गूंज अब तक थमी नहीं है। कवर्धा राष्ट्रवादी जनविचार संघ ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के संरक्षण की वजह से दंगा कांड में शामिल मुस्लिमों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में कवर्धा की जनता ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाया है।
कवर्धा झंडा कांड में जेल गए कवर्धा राष्ट्रवादी जनविचार संघ से जुड़े कैलाश चंद्रवंशी शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कवर्धा में बाहर से आए घुसपैठिए पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कवर्धा में मुस्लिम समुदाय के बाहर से आए व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। कवर्धा बुगरी रोड के अटल आवास में दर्जनों की संख्या में बाहर से आए लोगों ने कब्जा किया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि बाहर से आए दर्जनों लोगों को 2-3 साल में ही राशन कार्ड दे दिया गया है। जनपद पंचायत शमशान घाट की जमीन, कई शासकीय जमीनों पर पिछले 3 सालों में कब्जा कर लिया गया है। आदिवासी महिला के साथ मारपीट की जाती है, लेकिन थाने में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके साथ बेरला के चिल्फी में गोठान के शासकीय जमीन पर मस्जिद बनाने का भी आरोप लगाया। कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने मार्च 2022 में 286 लोगों को स्वेच्छा अनुदान किया, जिसमें रायपुर स्थित मोदहापारा के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। उन्होंने अपने कृत्य के लिए पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को जनता से माफी मांगने को कहा है। कवर्धा जिला के लोहारा ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत है बचेड़ी के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन फाइनल लिस्ट में 5-6 मुसलमान के नाम ल जोड़ के अंतिम प्रकाशन में भेजे गए से। आप बताओ 5 नाम ल जोड़े पर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव नहीं कर दिए गए हैं। दूसरा के कांग्रेस के जिन समय में 2020 में कवर्धा के अटल आवास में अवैध रूप से दर्जनों की संख्या में बाहर से आके मुसलमान कब्जा कर ले रही से। नगर पालिका के टीम वालों भगायल गई कि आपके अवैध कब्जे आप खाली कराओ, और टीम के ऊपर हमला करेगी से। जिन तत्कालीन राजस्व निरीक्षक वन खेले के द्वारा एक थाना में रिपोर्ट करेगी से। ये सूची आपके हाथ में है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। धमतरी जिले के सिवनी कला गांव में ग्रामीणों ने मेंटो को पद से हटाने को लेकर ग्राम पंचायत के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरपंच सचिव पर कलेक्टर के आदेश की अवहेलना का आरोप भी लगाया। इधर ग्रामीणों के तेवर देखकर सरपंच सचिव ने पंचायत की मीटिंग बुलाई और मेंटो को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया और ग्रामीणों को प्रस्ताव की कॉपी दिखा दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म किया। ग्रामीणों ने बताया कि सिवनी कला में मनरेगा के अंतर्गत झिलमिला तालाब एवं नाली सफाई कार्य में मेंटो द्वारा फर्जी हाजिरी डाली गई थी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में की थी। जांच प्रकरण में पंचायत पहुंचे अधिकारियों ने मेंटो द्वारा फर्जी हाजिरी डालकर राशि अपहरण किए गए फर्जीवाड़ा को सही पाया, लेकिन उन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया गया था, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। नाराज ग्रामीण लगातार मेंटो की बर्खास्तगी की आवाज उठा रहे थे। कलेक्टर द्वारा निर्देशित करने के बाद भी सरपंच और उप सरपंच कुलेश्वर साहू पंचों की अनुपस्थिति में पंचायत मीटिंग लेकर प्रस्ताव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेंटो द्वारा फर्जी हाजिरी डालकर रोजगार गारंटी में लाखों के काम में धांधली पाई गई थी। मेंटो को पदमुक्त करने और रकम वसूली का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी द्वारा 12 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार मीटिंग होने के बाद भी पंचों की अनुपस्थिति के चलते मेंटो को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ग्रामीणों में भविष्य में होने वाले रोजगार गारंटी के काम के बाधित होने का संशय बना हुआ था। ग्रामीणों ने अपनी मांग को पूरा करवाने और मेंटो को बर्खास्त करवाने पंचायत भवन का घेराव किया। कारण ये है कि जैसे कि लोग लाए थे मेट लोग कि हम कोर्ट में दिए हैं करके, देखे वो सही आदेश नहीं लाया। उसके बाद मतलब आचार संहिता लग गया और उसके बाद पुनः एक बार पंचायत की मीटिंग रखे। पंचायत की मीटिंग रखने के बाद पंच लोग नहीं आए, स्थगित मतलब हो गया पंचायत की मीटिंग। उसके पुनः आज 29 तारीख को पुनः मीटिंग रख के मतलब एक प्रस्ताव रखे कि जितना मेट है उसको बर्खास्त किया जाए, निकाला जाए, उसकी जगह पुनः नया मेट की नियुक्ति की जाए। 20 वार्ड है, 20 मतलब मेट की नियुक्ति होना है, ये सब चीज़ है। प्रस्ताव भेजेंगे, वो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो क्या सामने काम भी है, मरे का काम शुरू होगा, मेट तो जरूरी है, ये सब चीज़ है। जनता लोग जैसे बोल रहे हैं सरपंच ने पैसा खाकर मेटो को अभी तक नहीं निकाला, वो बिल्कुल फर्जी है। अगर एक सबूत ला दे मेरे पास तो मैं अपने पास इस्तीफा दे दूंगा। आज यहाँ पे अनशन में बैठे का मतलब ये है कि आज से यानी 7वां महीना से हमारे यहाँ के रोजगार गारंटी में भ्रष्टाचार हो है, वो मेट मल्ल हटाए बर आरोप सिद्ध हो गए। तो आरोप सिद्ध हो के बाद जिला पंचायत और कलेक्टर से आदेश है कि ये मेट बन के पैसा वसूली किया जाए और मतलब पद से अलग किया जाए। लेकिन अभी तक सरपंच, उप सरपंच और कांग्रेस के जतका पंच तेकर से मिली भगत करके ये मना अभी तक खिसका जात। मीटिंग के आयोजन करते, भाजपा के 9 जन पंच जाते, कांग्रेस के पंच नहीं आए, तो
कोरम का भाव यानी बैठक ला फिर स्थगित कर देते। ऐसे करत करत आज 6 महीना हो गए। एमन हा इसने करत है कि मेट मत हटे। ये सरपंच के और उप सरपंच एमन सोचते कि मीटिंग नहीं हुई तो मेट मत हटे, तेकर कारण आज तक एमन हा खिंचत जाते। तो हमार पब्लिक ये कहना है कि रोजगार गारंटी जब तक नया मेट की नियुक्ति हुई तब तक रोजगार गारंटी नहीं खुले तो ये जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, लेट हुई। अपन घर के अपन परिवार के जो फर्जी तरीके से हाजिरी डाले है ओमे कलेक्टर है, जिला सीओ है, जनपद सीओ है, जे हटाए है मतलब वसूली बर और वसूली बर मतलब वसूली होना है और हटाए बर आदेश करे है 7वां महीना में करे है 2023 में 12/7 के हटा है मन होकर बाद भी ये मन हा सरपंच सचिव उप सरपंच है मीटिंग में ये मन हा बात ला समझ रखे बर कि हटाए बर प्रस्ताव करते तो जतका कांग्रेस के 9 जन पंच है उप सरपंच सन में जो भ्रष्टाचार करे है उप सरपंच खुद वो मेट है ये है अपन आदमी मतलब मीटिंगे में नहीं लाए ओकर नाम से अभी तक के हटे नहीं है और आचार संहिता हटे के बाद अभी 25 तारीख के जे मीटिंग रही से वह में सिर्फ मतलब ये 10 जन हो सरपंच सन में 9 जन हमार पंच मन है और 1 जन सरपंच 10 जन फिर नहीं तेकर नाम से स्थगित हो गए तो आज मन हा और मीटिंग रखे है स्थगित मीटिंग। तो हमार मन के कहना है भाई मान लो आते हटाई नहीं है 7-6 महीना से रोक के रखे है तो यहाँ जो जनता है जो रोजगार गारंटी काम करते जो मजदूर है तेकर साथ अन्याय है। ओला यदि ते हैं आज नहीं हटाबे नया नियुक्ति नहीं करबे वो तब आते हैं प्रस्ताव करबे ओकर बाद इश्तिहार जारी करबे ग्राम सभा में अनुमोदन करबे तो 2 महीना लागी तो 2 महीना हमारे गांव के सेवनी कला के जनता के साथ जो रोजगार गारंटी के भरोसा जीवन यापन करते तेकर साथ अन्याय हरे एकर से हमन हाँ मान लो नहीं हटाई तो आंदोलन करबोन एकर मन के खिलाफ में जाबोन अनशन करबोन और तत्काल सरपंच के उप सरपंच के और सचिव के कार्यवाही पर हम मांग करबोन कलेक्टर ला कि कलेक्टर के आदेश के हवे न करत। सरपंच और सचिव ने 29 दिसंबर को मीटिंग बुलाकर पंचों को बुलाकर मेंटो को बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। वहीं नए मेंटो की नियुक्ति करने का आदेश पारित किया गया। बाइट ईश्वर साहू वीओ लास्ट। ग्रामीण शांत होकर लौट तो गए लेकिन जल्द नए मेंटो की नियुक्ति नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी देते गए। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को पुलिस और ईडी की टीम दुबई में तलाश रही है, लेकिन दुर्ग जिले में अब भी महादेव सट्टा के खाईवालों का कारोबार जारी है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप के खाईवालों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सट्टा खाईवाल जय शर्मा और उसके साथी विक्की शर्मा, बलवीर और उसके लोग 3 युवकों को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो पुराना है और इंडिया टाउन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल हो रहे वीडियो में 3 लड़कों को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं। इसमें से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कांग्रेस नेता विक्की शर्मा के हाथों में प्लास्टिक का डंडा नजर आ रहा है। दरअसल कुछ सालों से निष्कासन के बाद कांग्रेस नेता विक्की शर्मा विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम भूपेश बघेल के समक्ष वैशाली नगर की चुनावी सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं दूसरा युवक बलबीर सिंह हाथों से युवक को पीट रहा है। इसके अलावा विक्की शर्मा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड निवासी विक्की शर्मा का बेटा जय शर्मा है। जय शर्मा डंडे से इस तरह युवकों को पीट रहे हैं जैसे पुलिस अपराधियों को 3rd डिग्री देती है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी EWS 2688 निवासी केवल देवांगन ने बताया कि विक्की शर्मा, जय शर्मा और उसके गुर्गे ने उनकी नौकरी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लगवाने और 30,000 रुपए महीना देने का लालच दिया और बिहार राज्य के पटना शहर भेजा। लेकिन जब युवक पहुंचे तब पता चला कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बल्कि महादेव सट्टा ऐप चलाने का काम करना है। सटोरियों ने उन्हें रेड्डी अन्ना की एक आईडी का पैनल दिया है जो कि भिलाई के एक पार्षद का था। वह पार्षद उनसे हर महीने किराया वसूलता था। 1 महीने काम करने के बाद युवक भगकर भिलाई वापस आ गया, लेकिन इनमें से एक युवक अमित हलधर को विक्की शर्मा और उसके गुर्गों ने पकड़ लिया। फिर उसके जरिए 2 अन्य को बुलाया और उन्हें बंधक बनाकर अपने घर हाउसिंग बोर्ड ले जाए। यहाँ उन्होंने बेरहमी से पीटा। उसमें से किसी लड़के ने ये वीडियो बना लिया। ये वायरल वीडियो लगभग 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। बेरहमी से पिटाई के बाद जल्द से जल्द रुपए देने की बात कहकर छोड़ा गया। सटोरियों ने 3 युवकों पर 7 लाख रुपए का नुकसान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उन तीनों के पास रखे 17,000 रुपए छीन लिए। साथ ही कहा कि शेष रकम 6,83,000 रुपए वो उनसे और उनके परिवार के लोगों से वसूल करेंगे। उन्होंने युवक की पिटाई करते हुए धमकी भी दी।
इसके अलावा जामुल थाने में ऑनलाइन शिकायत करने के बाद 2 आरक्षक सैम्यूअल और संजय मनहरे ने उसे धमकाया कि विक्की शर्मा से दूर रहो, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इससे लड़के काफी डर गए। नागसेन के पास इन्होंने बुलाया, वहाँ पे विक्की शर्मा, जय शर्मा और ये बलवीर सिंह, ये लोग तीनों थे वहाँ पे। गाली गलौज करते हुए गाड़ी में ढकेल दिए इन लोगों ने। तो इन लोगों ने हमें गाड़ी में इन लोगों ने ढकेल दिया। उसके बाद इन लोगों ने हम लोग को घर के अंदर बोले कि तुम लोग काम छोड़ के आ गए, तुम काम छोड़ के आ गए, मेरा 7 लाख का नुकसान कर दिया करके। तो इन लोगों ने हमारे जेब से हमारे फ़ोन वोन सब छीन लिए थे और हमारे जेब में हम लोग तीनों का पर्सनल ATM था, उसमें से 17,000 रुपये कुछ निकाले थे इन्होंने। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाले दुर्ग जिले के लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नौतनवा एक्सप्रेस के समय को बदलने एवं नियमित किए जाने की मांग की है। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में होने जा रही श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने के लिए आतुर है। इसके साथ ही दुर्ग जिले के लोगों में भी काफी उत्साह है। लाखों की संख्या में भक्त दुर्ग जिले में अयोध्या रामलला दर्शन करने जाएंगे, लेकिन दुर्ग से अयोध्या जाने वाली एकमात्र ट्रेन है नौतनवा एक्सप्रेस, जो सप्ताह में एक दिन है। इसको लेकर प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति के सदस्यों ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। प्रगतिशील रेल कल्याण एवं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव ने कहा कि ट्रेन क्रमांक 18205 एवं 18206 के दुर्ग से छूटने एवं वापस दुर्ग स्टेशन पहुंचने के समय से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वे भविष्य में भी रामलला के दर्शन करने से वंचित रहेंगे, क्योंकि दुर्ग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों लोगों के जाने की संभावना है। लेकिन छत्तीसगढ़ से एकमात्र साप्ताहिक नौतनवा एक्सप्रेस गुरुवार को दुर्ग से रात 7:55 पर छूटती है, जो रायपुर, उसलापुर, शहडोल, कटनी, प्रयागराज, सुल्तानपुर होकर दूसरे दिन दोपहर को अयोध्या में पहुंचकर रात 10 बजे नौतनवा में समाप्त होती है। इसके चलते अयोध्या जाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ता संघ पुरानी भिलाई की तरफ से रेल मंत्री को इसके पहले पत्र भेजा गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ से एकमात्र ट्रेन दुर्ग नौतनवा चलती है। दुर्ग नौतनवा नाम से 2 ट्रेन चलती है, जिसमें से एक दुर्ग नौतनवा चलती है, वो बुधवार और शुक्रवार को चलती है, जो कि भाया बनारस होके जाती है, वो अयोध्या नहीं जाती है। एक नौतनवा चलती है जिसका नंबर है 18205 और 18206। ये चलती है दुर्ग से रात को 7:55 की और ये अयोध्या शाम को पहुंचती है 3:45 बजे। तो लगभग दिन खत्म हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ये ट्रेन 2 घंटा 3 घंटा लेट जाती है, तो जो अयोध्या जाते हैं उन्हें रुकना पड़ता है। वही सदस्य और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नौतनवा एक्सप्रेस दुर्ग से सप्ताह में एक दिन होने के कारण श्रद्धालुओं को टिकट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नौतनवा एक्सप्रेस को सप्ताह में पूरे दिन चलाएं। समिति की ओर से केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि नौतनवा एक्सप्रेस को दुर्ग से दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच छोड़ा जाए, जिसमें यात्री सुबह 8 बजे तक अयोध्या पहुंच सके। वहीं वापसी में ट्रेन को शाम 5 बजे से 6 बजे के मध्य छोड़ा जाए, ताकि ट्रेन अयोध्या में रात 9 से 10 बजे तक आ जाए और यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बाय 2 रमेश प्रसाद सिंह, सदस्य और अध्यक्ष अधिवक्ता संघ। वास्तविकता यह है कि यहाँ पर जो है सप्ताह में एक बार गुरुवार को यहाँ से ट्रेन निकलती है और दूसरे दिन शनिवार को वापस आती है, और वो ऐसा टाइमिंग है कि वहाँ हम अयोध्या में अगर जाते हैं तो एक दिन में वहाँ हमारा कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा और उसी समय यही गाड़ी लगती है वापसी के लिए, तो हमको गाड़ी मिलना असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं पहला कि टाइमिंग जो है बदला जाए, ताकि वहाँ हम अयोध्या 9 बजे पहुँचें और यहाँ वापसी में जब रात को 10 बजे गाड़ी मिलेगी तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो एक वहाँ पर फिर किसी लॉज में या रुक करके और ख़र्चा भी नहीं बढ़ेगा, तनाव भी नहीं बढ़ेगा। उसके कारण से अधिकांश यहाँ जो उत्साही जो अयोध्या मंदिर जाना चाहते हैं और वहाँ जगह घूमना चाहते हैं, अधिकांश लोग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय वहाँ नहीं लगेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।
राजिम के छुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करचाली में देवर ने अपनी ही भाभी की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी हेम नारायण निषाद ने अपनी भाभी सतरूपा निषाद को मौत के घाट उतार दिया। देवर को अपनी भाभी के दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध होने की बात पता चली थी, जिसके चलते देवर भाभी के बीच झगड़ा भी हुआ था। शाम खेत से वापस आने के बाद देवर व भाभी के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसी बीच आरोपी देवर ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर अपनी भाभी के गले में ताबड़तोड़ वार कर दिया। कुल्हाड़ी के बाहर से भाभी दौड़ते हुए घर के बाहर निकली, जहां पर वह अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन देवर ने पीछे से आकर फिर से कुल्हाड़ी से अपनी भाभी के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी भाभी वहीं पर ढेर होकर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना हुई तब मैं नहीं मैं गिर दुकान गिर हूँ छोटे लेके अल्दर के और ओकर विवाद चलत थी वही जानी, लेकिन घर में भूत वाला सिस्टम हले वही जान ही का देखे का किसी करे तेला मैं बात घर में भूत वाला से गया भूत वाला हाँ शक वाला कल झगड़ा हुई नहीं बन आज तो नहीं रही हूँ, मैं रायपुर चल रहे हूँ, मैं नहीं रहा हूँ, मतलब डायलिसिस करा जाता हूँ रायपुर में, तबियत खराब है का बीच के लेके झगड़ा हुआ ये मन है, मतलब ना वही बतात न करे कर का देखिस का करी, मतलब शक वाली शक वाला बात वो मैंने झगड़ा हुई कल, आज तो मैं नहीं रहूँगा झगड़ा हुई मतलब ओकर सन है ऐसे है ओकर सन है ऐसे वाला बात है आवाज संबंध हाँ 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 का वाला शक मतलब एक का भरवा भूत का बदमाशी ये है कि हम नहीं का वही वाला तो है कहा के खेत के इन तीनों मई पिला नर और नारी नहा कर के इन्हें खाना खाने और खाना खाने तानी बेचो छोटे नहाल से वो वही से वो खाना खाई से और चाय मढ़ा भाभी की तो हम अपने चाय चूल्हा मढ़ा रही से अब बखी हम कुर्सी में बैठे सोच की से ओकर बाद किछ होई से हम भाई के कुर्सी में बैठे से वही से तेल में नहीं देखे हम बखी हम रहे हो काम में मारी से ये चंगिया हमारे अब की बात पूछना नहीं जानते। सूचना मिलने पर एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक सहित छुरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया। छुरा थाना पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट चुकी है। ग्राम करचाली के सतरूपा निषाद की हत्या होने की सूचना हमें मिली थी, जिसपे हम ग्राम करचाली आए हैं और इनका देवर हेम नारायण निषाद जो है उसके द्वारा कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी गई है। कल इनके बीच में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव बना हुआ था और आज शाम को खेत से आने के बाद में उसने उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य पहलू क्या था कि क्या विवाद का क्या कारण था उस पर अभी हमारी जांच चल रही है और अभी हम तत्काल रात में ही इनकी शरीर को मॉर्चरी शिफ्ट कर रहे हैं और आरोपी हमारे अभिरक्षा में आ चुका है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। धर्म, तीर्थ, पर्यटन और आस्था की नगरी अमरकंटक, जहां से पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा के बीच एक अलग ही तरह से सभी को आकर्षित करता है। यही वजह है कि यहाँ हर अवसर पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। पुराना साल जा रहा है और नए साल को यादगार बनाने लोग ऐसे स्थानों पर जाना जरूर पसंद करते हैं। लोग साल 2023 की विदाई और नए साल 2024 के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं नए साल के स्वागत को लेकर अमरकंटक अभी से पूरी तरह गुलजार नजर आ रहा है, जो कि इन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए घूमने की पसंदीदा जगहों में शुमार है। भक्ति और रोमांच के संगम के बीच अमरकंटक की वादियां यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और यही वजह है कि अमरकंटक आने वाले सैलानी यहाँ आने के बाद मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। ये मैं तो कलकत्ता से आया हूँ, मेरा नाम राजीव कौशल है। बहुत अच्छा रमणीय स्थल है, ये बहुत शांतिप्रिय है और वैसे तो हम लोग का हर साल घूमना होता है, मगर यहाँ इस बार हम लोग 9 वर्ष के लिए ही यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रिप तो हमने बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ सच में बहुत मस्ती आ रही है और मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और न्यू ईयर बनाने आए हैं हम यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है और सारी जो धाराएं हैं वो तो अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। नए साल को
लेकर जहां लोगों में उत्साह है, वहीं इस दौरान लोगों को हादसों से बचाने पुलिस विभाग ने भी खासे इंतजाम किए हैं, जिससे कि लोगों का उत्साह किसी भी दुख का कारण न बन सके। नए साल के स्वागत और 2023 की विदाई के लिए लोगों में भारी उत्साह है और लोग अभी से पिकनिक, सामूहिक भोजन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिला पुलिस ने भी नए साल को शांतिपूर्वक स्वागत के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए खास तैयारी की है और 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक गांव और शहर के क्षेत्र में अपनी पैनी नजर बनाकर रखने की तैयारी में है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि उत्साह के साथ लोगों को कानून का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके लिए अभी से चौक चौराहे में पुलिस तैनात कर लिए गए हैं और नाबालिग बाइक चालक, 3 सवारी घूमने वालों के साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही लोगों को नए साल के स्वागत में तेज आवाज वाले डीजे नहीं बजाने, 10 बजे के बाद बंद करने और सड़क में किसी भी तरह की भीड़ जमा नहीं करने की नसीहत दी है और नियमों के पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नया साल 2024 जो कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और किसी के कार्यक्रम के उत्साह में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस समय एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी ट्रिपल राइड वाले, शराब पी के गाड़ी चलाने वाले या फिर जो स्टंट करने वाले, सबकी गाड़ी जब्त की जाएगी, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा जो वाहनों को आम रोड पे खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन पे बहुत सख्ती की जाएगी और उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। और साथ ही जो डीजे चलाकर बहुत तेज़ आवाज़ में गाड़ियों को चलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव के बुढ़ा सागर में करोड़ों की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो लगभग 4 साल के बाद भी अधूरा है। वहीं विपक्ष महापौर हेमा देशमुख पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है। मामले की जांच के लिए जांच टीम बनाई गई है, लेकिन अब तक किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ है। राजनांदगांव शहर के नेशनल हाईवे से लगे हुए बुढ़ा सागर में गंदे पानी की एंट्री को रोकने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना था। इसके लिए करोड़ों की राशि का टेंडर हुआ और बेस का काम भी शुरू किया गया, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम करीब 4 साल से अधूरा पड़ा है। ट्रीटमेंट प्लांट का काम बंद होने के कारण फिर से बुढ़ा सागर में गंदा पानी जा रहा है, जो नालियों का है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तय किया गया स्थान भी गंदगी से पट गया है, लेकिन निगम प्रशासन इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण से संबंधित जो क्षेत्र है वह लगभग भाजपा शासनकाल पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री थे और शहर के विधायक के रहते यह लगभग सन 2014 में 16 करोड़ 54 लाख रुपए की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है और जिसकी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य और नियम विरुद्ध जो स्वीकृति के नियम विरुद्ध जो कार्य कराए जा रहे थे, जिसकी आवाज़ लगातार मेरे द्वारा उनके कार्यकाल में उठाई गई और वर्तमान कांग्रेस के शासनकाल में भी इस भ्रष्टाचार और ट्रीटमेंट प्लांट और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण से संबंधित लगातार मांग
पूर्व महापौर मधुसूदन यादव और वर्तमान महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी से भी करते रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के शासनकाल 2014 में बुढ़ासागर सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 16 करोड़ 54 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। शुरुआत से ही स्वीकृति के नियम विरुद्ध गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा था। इसके लिए लगातार आवाज भी उठाई गई। सामान्य सभा में कार्यपालन अभियंता, सब इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही हुई, लेकिन वर्तमान महापौर हेमा देशमुख के पद में रहते हुए निलंबित कमला यादव को बाहर कर दिया गया। दरअसल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नालियों के गंदे पानी को फिल्टर कर तालाब में रिलीज किया जाना था। शहर के बड़े हिस्से का गंदा पानी सीधे बुढ़ासागर में पहुंचता है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो रहा है और इसमें सड़न की स्थिति बन रही है। इसी समस्या को दूर करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी की गई, लेकिन ये भी अधूरा रह गया। बूढ़ासागर तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और वो भ्रष्टाचार का हेमा देशमुख के कार्यकाल का जीता जागता नमूना खड़ा हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार की जो है जानकारी है, क्योंकि जब उसका काम चालू हुआ, लब्धि को हटा करके काम चालू किया, अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना हुआ है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण बूढ़ासागर प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और उसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में जो है प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम अभी रोका गया है। नगर निगम को इतनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नगर निगम में आज नेतृत्व करता हेमा देशमुख जी बैठी हैं, उनको इतनी तो गंभीरता दिखानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट में लगे हुए भ्रष्टाचारियों को कानूनी सजा दिलवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जितनी राशि बच गई है उससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट जो अधूरा पड़ा हुआ है। एक बार फिर बुढ़ासागर गंदा पानी जाने की वजह से बस सफाई नहीं होने के कारण गंदगी से पट रहा है। तालाब के पानी में दुर्गंध और सड़न की स्थिति बनी हुई है। जिस बुढ़ासागर को ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई थी, इसकी हालत अब और भी बदतर होती जा रही है। निगम की अनदेखी की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। निगम प्रशासन ने 2 इंजीनियरों को निलंबित भी किया, वहीं ठेकेदार पर जुर्माना का भी निर्देश दिया, लेकिन अधूरे पड़े काम को पूरा करने निगम प्रशासन द्वारा कोई भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। अभी इस प्रकरण में जांच चल रही है। जांच के बाद जो दिशा निर्देश आएंगे शासन से, उसके बाद काम चालू होगा। लेकिन शासन स्तर पे जांच चल रही थी, उस जांच होती ही फिर उसका काम चालू होगा। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। राजनांदगांव शहर के नेशनल हाईवे से लगे हुए बुढ़ासागर में गंदे पानी की एंट्री को रोकने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना था। इसके लिए करोड़ों की राशि का टेंडर हुआ और बेस का काम भी शुरू किया गया, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम करीब 4 साल से अधूरा पड़ा है। ट्रीटमेंट प्लांट का काम बंद होने के कारण फिर से बुढ़ासागर में गंदा पानी जा रहा है, जो नालियों का है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तय किया गया स्थान भी गंदगी से पट गया है, लेकिन निगम प्रशासन इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण से संबंधित जो क्षेत्र है वह लगभग भाजपा शासनकाल पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री थे और शहर के विधायक के रहते यह लगभग सन 2014 में 16 करोड़ 54 लाख रुपए की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है और जिसकी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य और नियम विरुद्ध जो स्वीकृति के नियम विरुद्ध जो कार्य कराए जा रहे थे, जिसकी आवाज़ लगातार मेरे द्वारा उनके कार्यकाल में उठाई गई और वर्तमान कांग्रेस के शासनकाल में भी इस भ्रष्टाचार और ट्रीटमेंट प्लांट और बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण से संबंधित लगातार मांग पूर्व महापौर मधुसूदन यादव और वर्तमान महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी से भी करते रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के शासनकाल 2014 में बुढ़ासागर सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 16 करोड़ 54 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। शुरुआत से ही स्वीकृति के नियम विरुद्ध गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा था। इसके लिए लगातार आवाज भी उठाई गई। सामान्य सभा में कार्यपालन अभियंता, सब इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही हुई, लेकिन वर्तमान महापौर हेमा देशमुख के पद में रहते हुए निलंबित कमला यादव को बाहर कर दिया गया। दरअसल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नालियों के गंदे पानी को फिल्टर कर तालाब में रिलीज किया जाना था। शहर के बड़े हिस्से का गंदा पानी सीधे बुढ़ासागर में पहुंचता है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो रहा है और इसमें सड़न की स्थिति बन रही है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी की गई, लेकिन ये भी अधूरा रह गया। बूढ़ा सागर तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और वो भ्रष्टाचार का हेमंत देशमुख के कार्यकाल का जीता जागता नमूना खड़ा हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार की जो है जानकारी है, क्योंकि जब उसका काम चालू हुआ, लब्धि को हटा करके काम चालू किया, अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना हुआ है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण बूढ़ा सागर प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और उसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में जो है प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम अभी रोका गया है। नगर निगम को इतनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नगर निगम में आज नेतृत्व करता हेमंत देशमुख जी बैठी हैं, उनको इतनी तो गंभीरता दिखानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस प्रोजेक्ट में लगे हुए भ्रष्टाचारियों को कानूनी सजा दिलवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जितनी राशि बच गई है उससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट जो अधूरा पड़ा हुआ है। एक बार फिर बूढ़ा सागर गंदा पानी जाने की वजह से बस सफाई नहीं होने के कारण गंदगी से पट रहा है। तालाब के पानी में दुर्गंध और सड़न की स्थिति बनी हुई है। जिस बूढ़ा सागर को ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई थी, इसकी हालत अब और भी बदतर होती जा रही है। निगम की अनदेखी की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। निगम प्रशासन ने 2 इंजीनियरों को निलंबित भी किया, वहीं ठेकेदार पर जुर्माना का भी निर्देश दिया, लेकिन अधूरे पड़े काम को पूरा करने निगम प्रशासन द्वारा कोई भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। अभी इस प्रकरण में जांच चल रही है। जांच के बाद जो दिशा निर्देश आएंगे शासन से, उसके बाद काम चालू होगा। लेकिन शासन स्तर पे जांच चल रही थी, उस जांच होती ही फिर उसका काम चालू होगा। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा शिवाजी पार्क बनवाया गया, जो 10 माह के अंदर ही मेंटेनेंस के अभाव से बदहाल हो गया, जिसका अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से किया गया था। राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर तट पर नगर निगम द्वारा शिवाजी पार्क बनाया गया। 10 महीने के अंदर ही शिवाजी पार्क में मेंटेनेंस के अभाव के कारण मूर्तियां व पिलर टूट गए। वहीं फूड पार्क की नीलामी नहीं होने से यह बदहाल नजर आ रहा है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि प्रॉपर रेट नहीं मिलने से फूड पार्क की नीलामी रोक दी गई। टर्म कंडीशन के आधार पर नीलामी की जाएगी, जिसमें नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। नीलामी के बाद ठेकेदार द्वारा मेंटेनेंस का कार्य कराया जाएगा। हाँ, फूड पार्क की नीलामी की कोशिश नगर निगम द्वारा की गई थी। प्रॉपर रेट नहीं आ पाया, इसलिए नीलामी नहीं हो पाया है। नीलाम होती ही उसकी व्यवस्था, मेंटेनेंस का कार्य जो ठेकेदार लेगा उसको करेगा, देखेगा और निगम को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। उसकी टर्म कंडीशन बनी हुई है, उसके हिसाब से नीलाम करने की कोशिश किया गया, फिर कोशिश करेंगे। चौपाटी पैटर्न में जो दुकान लगती है वो लगेगी, तो हाँ भीड़ भी रहेगी, राजस्व की हाँ आय का साधन भी बनेगा और मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था हो पाएगी। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज के दौरान लापरवाही करने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी भी हो गई है। इस बात की जानकारी सरकंडा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता ने दी। बिलासपुर में 7 साल के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए दयालबंद के रहने वाले गुरबीन गोल्डी छाबड़ा को इलाज के दौरान दिसंबर 2016 में हुई मौत के जिम्मेदार डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी सालों तक न्याय के लिए पीड़ित परिजनों ने गुहार लगाई थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ मेडिको लीगल संस्थान ने भी लापरवाही मानी थी, जिसके बाद अब अस्पताल से जुड़े डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन, डॉक्टर मनोज राय और डॉक्टर सुनील केडिया को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल के 4 वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, जो गोल्डी छाबड़ा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इस गिरफ्तारी से बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल समेत देश भर के अपोलो में हड़कंप मच गई है। बता दें कि पेट दर्द के इलाज के लिए अपोलो गए गोल्डी की इलाज के बाद दूसरे दिन ही मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आखिरकार 7 साल बाद मृतक के परिजनों को न्याय की इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जागी। वहीं जानकारी दे कि सभी डॉक्टर मूलचका पर रिहा हुए हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। खेल मंत्रालय तो मिल गया, लेकिन खेल मंत्री को खेलों से डर लगता है। वहीं बात की जाए राजनीति की, तो ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। हम बात कर रहे हैं टंकराम वर्मा की, जिन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ ही राजस्व विभाग मिला है। अब देखना होगा कि बैडमिंटन पसंद करने वाले टंकराम वर्मा किस तरह से इस विभाग को गुड मेंटेन करेंगे और लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार के खेल पर वह किस तरह से शिकायतों पर खेला करेंगे।
राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार मिलने के बाद मंत्री टंकराम वर्मा बलौदा बाजार पहुंचे। यहां पत्रकारों ने जब उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें खेल से डर लगता है, गाना बजाना पसंद है। कहा, हाँ बैडमिंटन खेल लेता हूं। राजस्व विभाग में भारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनहित में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिला में अवैध काम नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार के कामों और योजनाओं की समीक्षा करने की बात कही। खेल युवा कल्याण की तो पिछली सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के नाम पर जो क्लब का गठन किया गया था, वो एक अपने कार्यकर्ताओं को पैसा बांटने का, सरकारी खजाने को लूटने का एक जरिया था। करोड़ों रुपए उसमें व्यय किए गए हैं, पर उनका लाभ किसी भी युवा को नहीं मिला है। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद बेमेतरा भारतीय जनता पार्टी एवं विधायक दीपेश साहू जीत के बाद भगवान श्री राम के पूजा अर्चना कर जिला मुख्यालय ने भाजपा विजय आभार रैली निकालकर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। इस दौरान राम मंदिर के सदस्यों ने विधायक की जीत की खुशी में पीतल की गदा भेंट कर जीत की बधाई दी। इस दौरान गांधी मैदान में आयोजित सभा को विधायक ने संबोधित किया। विधायक दीपेश साहू ने ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता के तौर पर जिले की राम मंदिर भूमि को ट्रस्ट को वापस दिलाने की बात कही। हमने पूरे विधानसभा में बेमेतरा विधानसभा के चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्री राम भगवान प्रभु से आशीर्वाद से, उनकी नारों से शुरुआत किए थे और पूरे क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद हम सबको मिला, जिसका परिणाम है आज हम विधानसभा में चुनाव जीत करके आए हैं। मेरी प्राथमिकता, मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी, और मैंने शुरुआत ही भगवान श्री राम प्रभु के रामचंद्र जी से की थी चुनाव की शुरुआत। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन को वापस लाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद प्राथमिकता के क्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जिले की तीनों विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बेमेतरा जिला मुख्यालय के विधायक दीपेश साहू जी आज जनता जनार्दन को आशीर्वाद जिस प्रकार से दिए थे, जनता ने उसका आभार व्यक्त करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज पूरा नगर का भ्रमण करेंगे विजय जुलूस के माध्यम से, जिसमें ढोल बाजा नगाड़ा और जगह जगह स्वागत गेट द्वार लगाए गए हैं विधायक जी के स्वागत के लिए। और विधायक जी आज इस राम मंदिर परिसर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए डीन को तलब किया है। हाईकोर्ट ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए की जा रही तैयारी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि सिम्स और जिला अस्पताल में 10-10 बेड आईसीयू में खास तौर पर इसके लिए आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था है। वहीं RT-PCR और रैपिड एंटीजन से जांच की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि मामले बढ़ रहे हैं तो सिर्फ 10 बेड से क्या होगा। देश के साथ प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है। बिलासपुर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। हाईकोर्ट में भी इस मामले में व्यवस्था बनाने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की बात है। डीन ने बताया कि विदेश यात्रा से लौटा एक युवक RT-PCR जांच में कोरोना संक्रमित मिला था। इसके बाद कोरोना संक्रमित परिजनों का एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई। CMHO ने सभी सरकारी अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व कर रखने के आदेश दिए हैं। 400 से अधिक लोगों की कोरोना जांच कराई गई है, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट।
बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपनी जीत पर नगरवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीत के आने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता 200 करोड़ से जो स्टील डेवलपमेंट की केंद्र सरकार की योजना है, जहां 10,000 युवक प्रशिक्षण लेंगे, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही अग्रवाल ने बताया कि बीसीसीआई ने भी खेल का प्रपोजल भेजा है, जमीन स्वीकृत कर ली गई है जहां रणजी ट्रॉफी के मैच भी हो सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है और ऐसी विभिन्न छोटी समस्या जो बिलासपुर में देखी जाएंगी, उसे पूर्ण प्रयास कर दूर करने की कोशिश की जाएगी। 200 करोड़ की लागत से जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, जो केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 10,000 युवक वहाँ ट्रेनिंग लेगा, उसकी प्रक्रिया लैंड हो गई है, जल्दी प्रारंभ कराएंगे। एक बीसीसीआई ने भी प्रस्ताव दिया है 15 एकड़ ज़मीन का, कि जिससे रणजी ट्रॉफी यहाँ हो सके, उसके लिए भी ज़मीन की खोजबीन जारी है। इसके अलावा शहर के जो अधूरे काम हैं वो एक समय सीमा में पूरे कराना, और खासकर यातायात की समस्या बिलासपुर की गंभीर समस्या के रूप में बढ़ते जा रही है, उसका एक पूरा आकलन करके, क्योंकि इसमें बहुत से अप्रिय निर्णय भी करने पड़ेंगे, तो अलग अलग बाजार के लोगों के साथ बैठना, उनके सामने प्रस्ताव को रखना और सहमति के आधार पर यहाँ की यातायात को व्यवस्थित करना, और इसकी प्रारंभिक चर्चा मैंने सारे अधिकारियों से की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने बिलासपुर पहुंचकर सिम्स ऑडिटोरियम में साहू समाज के विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने भक्त माता कर्मा की आरती और पूजा अर्चना के साथ सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन में बिलासपुर सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में युवक युवतियां अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे। समाज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल सहित तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे। अरुण साहू को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में महती जवाबदारी मिलने पर उनका जिला साहू समाज की ओर से सम्मान किया गया। साहू के सम्मान से अभिभूत होकर अपने संबोधन में कहा कि मेहनत और ईमानदारी साहू समाज की पहचान है, जिसके कारण समाज आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ये विशेषता समाज में आगे भी बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य समाजों को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता साहू समाज में निहित है। राज्य की तरक्की और बेहतरी के लिए ये गुण जरूरी है। उन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला साहू संघ एवं नगर साहू संघ बिलासपुर द्वारा किया गया। जिला साहू संघ के अध्यक्ष तिलक राम साहू ने स्वागत भाषण दिया। आभार ज्ञापन नगर अध्यक्ष पवन साहू ने किया। बड़ी संख्या में विवाह योग्य युवक युवतियां, अभिभावक सहित साहू समाज के पदाधिकारी व लोग उपस्थित थे। साहू योग कृषि परिचय सम्मेलन और हमारे नव नियुक्त डिप्टी सीएम सम्मानीय अरुण साहू जी और सभी नव नियुक्त विधायक का सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान और वरिष्ठ हमारे जन का सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। हम लोग प्रति वर्ष योग कृषि परिचय सम्मेलन करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कम खर्चे में बहुत व्यवस्थित रूप से हमें वर और वधू, बहू और दामाद मिल सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और अनेकों जोड़ा का यहाँ पे देख ताक होता है और उनका आने वाला समय विवाह भी होता है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज,
भारत की बात।